डिफ्रैक्शन ऑफ एक्सरेज क्या होता है? फॉर डिफ्रैक्शन साइज ऑफ एपरेटर्स शुड बी ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज। तो जैसे आपने नॉर्मल डिफ्रैक्शन पढ़ा था कि ऑब्स्टेकल का साइज जब वेवलेंथ के ऑर्डर का होता है तभी डिफ्रैक्शन पिक्चर में आता है। तो यहाँ पर भी जो आपकी एटम्स हैं, उनकी जो क्रिस्टल में क्या होती है, एटम्स की लेयर्स हैं, तो उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो मैं दो लेयर्स के बीच की डिस्टेंस दी है। ठीक है, तो इसका ऑर्डर किसके ऑर्डर का होना चाहिए? जो भी आपकी एक्सरेज है उसकी वेवलेंथ के ऑर्डर का होना चाहिए। ठीक है, तो इसका फार्मूला देखो क्या है। जैसे वहां पर आपके वो स्लिट होती थी, इस तरह यहाँ पर क्या है, ये इस क्रिस्टल के बीच की डिस्टेंसेज हैं। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ एंगल थीटा पर जो रिफ्लेक्शन होता है in certain direction the interference is constructive and x-rays are reflected strongly। तो हमने पढ़ा था ना, वो लेयर्स पे अंदर जाके राइट चली जाती है। तो जिस तरह से वो डिफ्रैक्शन था, हमने पढ़ा था इंटरफेरेंस, इसी तरह ये डिफ्रैक्शन भी होता है इसमें। ठीक है, तो आपको ये कंडीशन याद रखनी है बेटा, और ये एंगल हॉरिजेंटल से ध्यान रखना है बस। ठीक है ना, ये डायग्राम ध्यान रखना है एक तो आपको, कि थीटा कहाँ से ले रहा हूँ मैं, और जिससे ले रहा हूँ हॉरिजेंटल से, और जो स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शन या मैक्सिमा की कंडीशन क्या होगी। और स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शन कंडीशन है एन लेमडा इक्वल्स टू 2d साइन थीटा। यहाँ पर एन किसको ब्रैक्स लॉ बोलते हैं, तो एक और लॉ है, ये समझ लो आप एक्सरेज में, मॉर्जलेज लॉ पढ़ा आपने, इंपॉर्टेंट है। ये भी आप ध्यान रखेंगे डिफ्रैक्शन का, 2d साइन थीटा इक्वल्स टू एन लेमडा एन 1 2 3, बस ये कंडीशन ध्यान रखो, मैक्सिमा की कंडीशन क्या होती है। ठीक है, बाकी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कंडीशन जरूर इंपॉर्टेंट है, 2d साइन थीटा इक्वल्स टू एन लेमडा। ठीक है, और एक चीज और है बस इसमें, इसके अलावा, इस फार्मूले के अलावा, डिफ्रैक्शन बोलते हैं इसको। कोई एटम्स होगा, उसमें लेयर्स होती हैं जिनके बीच की डिस्टेंस दो लेयर्स की स्मॉल डी है। ठीक है, तो स्मॉल डी की जो कंडीशन है स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शन की, वो है एन लेमडा इक्वल्स टू 2d साइन थीटा इक्वल्स टू एन लेमडा। ठीक है, तो एक बार एक ये फार्मूला और ध्यान कर लेंगे आप एक्सरे एब्जॉर्प्शन का। देखो एक्सरे एब्जॉर्प्शन क्या है। एक्सरे एब्जॉर्प्शन का ये फार्मूला है कि मान लो एक्सरेज किसी से निकल रही हैं, इस तरह की शीट से, या कोई भी मेटल है आपका। ठीक है, तो इसको एक्सरे पेनिट्रेट करती हैं इसको। तो यहाँ से एक्स डिस्टेंस पर, यहाँ पर इंटेंसिटी मान लो इसकी कितनी, आई नॉट है। बेटा मेंस वेंस में कुछ पूछ लेता है इधर उधर का। ठीक है ना, तो ये चल रहा है बुक्स में भी, ये कहीं जाएगी, सब बुक्स में नहीं है। तो कभी कभार आपसे कोई पूछ ले इस तरह का, इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि डिफ्रैक्शन पे भी एक बार पूछ लिया गया था, वो गलत बन गया था क्वेश्चन, आपके आर्काइव में होगा देखना। एक्सरेज का जो डिफ्रैक्शन है, इसने थीटा गलत ले लिया था उसने, फिर भी बोनस किया था कि नहीं पता नहीं मुझे। ठीक है ना, हमने जो देखा ना यहाँ पर अभी, कि आपका जो एंगल है एक्सरे डिफ्रैक्शन के लिए, वो ये होना चाहिए, यहाँ से होना चाहिए, उसने यहाँ वर्टिकल से ले लिया था और आंसर उससे आ रहा था। ये हॉरिजेंटल से ध्यान रखना है आपको। एक्सरे एब्जॉर्प्शन में एक्स डिस्टेंस पर इंटेंसिटी क्या होगी, तो इसका फार्मूला आप याद रखोगे। अगर x इक्वल टू 0 पर आई नॉट है, तो x डिस्टेंस पर होगी ई आई इक्वल्स टू आई नॉट ई रेज टू पावर माइनस एम एक्स होगी। ठीक है, तो हियर m is coefficient of absorption, small m is coefficient of absorption, और absorption coefficient of the material, और absorption coefficient of material। ठीक है, m क्या कहलाता है, कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, और एब्जॉर्प्शन और कोफिशिएंट ऑफ द मटेरियल की एक्स डिस्टेंस के साथ इंटेंसिटी कैसे चेंज हो रही है। देखिए, और ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, बाकी आपका कंप्लीट हो गया है।